नमस्कार, 5 सितंबर की शाम आप हैं मेरे साथ ZTV रेडियो न्यूज पर, जहां देश विदेश की खबरें लेकर के आती हूं मैं रश्मि की बेस्ट। और वक्त है न्यूज हेडलाइंस का। सीमा पर तनाव के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मॉस्को में चीन के रक्षा मंत्री से मुलाकात की। भारत ने आतंकवाद से निपटने के लिए ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग बढ़ाने का आह्वान दिया। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने कोविड जांच के बारे में नए दिशा निर्देश जारी किए। आज देश भर में शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति देश भर के चुनिंदा शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने प्राथमिकता क्षेत्र के ऋण संबंधी दिशा निर्देशों में संशोधन किया। स्टार्टअप कंपनियों को बैंक ऋण देने के लिए प्राथमिकता क्षेत्र का दर्जा मिलेगा। चीन से निकलकर भारत और बांग्लादेश आने वाली जापानी कंपनियों को जापान सरकार सब्सिडी देगी। और चीन से व्यापार मार्गों की सुरक्षा के लिए जर्मनी हिंद प्रशांत क्लब में शामिल हुआ। और अब खबरें विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और चीन के रक्षा मंत्री वाई फेंगे ने पूर्वी लद्दाख में सीमा पर तनाव कम करने के उपायों पर बातचीत की। मॉस्को में कल दोनों रक्षा मंत्रियों की बातचीत लंबे समय से चल रहे सीमा गतिरोध को सुलझाने के तरीकों पर केंद्रित रही। बैठक का अनुरोध चीन के रक्षा मंत्री ने किया था। शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में भाग लेने के लिए राजनाथ सिंह और जनरल वाई रूस की राजधानी मॉस्को में है। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फिर कहा, भारत मुक्त, पारदर्शी, समावेशी, नियत आधारित और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों से जुड़ी वैश्विक सुरक्षा संरचना के विकास के लिए वचनबद्ध है। मॉस्को में कल शंघाई संगठन SCO, सोवियत संघ में अलग हुए स्वतंत्र राष्ट्रों के संगठन CIS और सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन CSTO के सदस्य देशों की संयुक्त बैठक को राजनाथ सिंह ने संबोधित किया। ब्रिक्स देशों ने दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बढ़ती हिंसा और संघर्ष से क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर पड़ते दुष्प्रभाव को लेकर चिंता व्यक्त की। ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के संगठन ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों ने एक ऑनलाइन बैठक में इस बात पर सहमति व्यक्त की है कि अपनी ऐतिहासिक और विशिष्ट पृष्ठभूमि के बावजूद संघर्षों का समाधान, राजनीतिक वार्ता और अंतर्राष्ट्रीय कानून तथा संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र के सिद्धांतों और मानदंडों के अनुरूप शांतिपूर्ण तरीके से और राजनयिक स्तर पर होने चाहिए। विदेश मंत्रियों ने कहा कि आतंकी समूहों के विरुद्ध सैन्य अभियानों को छोड़कर अन्य प्रकार की शत्रुता हर हाल में और तुरंत समाप्त की जानी चाहिए। भारत ने आतंकवाद से निपटने के लिए समूह के सभी 5 देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की मांग की। विदेश मंत्री S जयशंकर ने इस बात पर बल दिया कि समस्त देशों को आतंकवाद के खतरे से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता है। ब्रिक्स ने एक संयुक्त घोषणा पत्र में कहा कि समस्त देश अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र का सम्मान करते हुए आतंकवाद की रोकथाम और इनके मुकाबले के लिए वैश्विक प्रयासों में अपना योगदान जारी रखेंगे, क्योंकि आतंकवाद को रोकना देश का प्रमुख उत्तरदायित्व होता है। चीन और रूस ने अंतर्राष्ट्रीय मामलों में ब्राजील, भारत और दक्षिण अफ्रीका की भूमिका की सराहना की और संयुक्त राष्ट्र में व्यापक भूमिका की इस आकांक्षा के प्रति समर्थन व्यक्त किया। बैठक की अध्यक्षता रूस के विदेश मंत्री ने की। बैठक में ब्राजील के विदेश मंत्री, चीन के विदेश मंत्री और दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री भी मौजूद थे। डॉक्टर जयशंकर ने यह भी कहा कि आत्मनिर्भर भारत पहल वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए लाभकारी है, क्योंकि इसमें अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढांचा, प्रौद्योगिकी, जनांकिकी और मांग के प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय पुलिस सेवा IPS प्रशिक्षकों से अप्रत्याशित घटनाओं से सतर्क रहने और उनसे निपटने के लिए हमेशा तैयार रहने को कहा।
प्रधानमंत्री ने कल हैदराबाद में आईपीएस प्रशिक्षकों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत करते हुए कहा कि पुलिस के लिए अपराध नियंत्रण में तकनीक का बहुत महत्व है। प्रधानमंत्री ने युवाओं को जीवन के शुरुआती सालों में गलत दिशा में जाने से रोकने की आवश्यकताओं पर जोर दिया। नरेंद्र मोदी ने आशा व्यक्त की कि महिला पुलिस अधिकारी इस दिशा में बेहतर काम कर सकती हैं। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि पुलिस कर्मियों को ड्यूटी के दौरान तनाव घटाने के लिए अपने शिक्षकों और परिजनों से बात करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि योग और प्राणायाम के माध्यम से तनाव दूर किया जा सकता है। तमिलनाडु कैडर की किरण श्रुति ने पासिंग आउट परेड का नेतृत्व किया। अकादमी के इतिहास में चौथी बार महिला अधिकारी ने इस परेड का नेतृत्व किया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता जफर इस्लाम उत्तर प्रदेश से राज्यसभा की एकमात्र सीट पर निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। राज्यसभा सदस्य अमर सिंह के निधन से यह सीट खाली हुई थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जफर इस्लाम को निर्विरोध निर्वाचित होने पर बधाई दी है। जफर इस्लाम 4 जुलाई 2022 तक राज्यसभा सदस्य रहेंगे। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के पट्टन के यादीपोरा इलाके में कल सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 3 आतंकवादी मारे गए। पुलिस के अनुसार इलाके में आतंकवादियों का सुराग मिलने पर जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना की राष्ट्रीय राइफल्स और सीआरपीएफ के संयुक्त अभियान ने घेराबंदी और तलाशी अभियान चलाया। जैसे ही सुरक्षा बल वहां पहुंचे, आतंकवादियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। सुरक्षा बलों की जवाबी कार्यवाही में 3 आतंकवादी मारे गए। सेना का एक अधिकारी कार्यवाही में घायल हो गया, जिसे श्रीनगर के बादामी बाग स्थित सैन्य अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। आईसीएमआर ने कोविड-19 जांच के बारे में नया परामर्श जारी किया है, जिसमें लोगों के लिए मांग पर जांच की सुविधा देने की बात कही गई है। परिषद ने विभिन्न देशों या राज्य के विभिन्न राज्यों की यात्रा करने वाले व्यक्तियों की मांग पर जांच करने की सलाह दी है, ताकि प्रवेश बिंदु पर नेगेटिव कोविड परीक्षण अनिवार्य बनाया जा सके। इसमें कहा गया है कि राज्य सरकारें मांग पर प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करने के तौर तरीकों को सरल बना सकती हैं। भारत ने कोविड-19 के लिए कार्यनीति संबंधी परामर्श में कहा गया है कि राज्यों के स्वास्थ्य विभाग आवश्यकता अनुसार इसमें संशोधन कर सकते हैं। परिषद में सुझाव दिया गया है कि कोविड निषिद्ध क्षेत्रों में 100% लोगों को रैपिड एंटीजन परीक्षण किए जाने चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य में कोरोना के प्रभावी प्रबंधन के लिए घर घर जाकर सर्वेक्षण करने, मरीजों के संपर्क में आए लोगों का पता लगाने और कोरोना की जांच बढ़ाना जरूरी है। कल कोरोना के 6,193 मामले सामने आने के साथ कोरोना मरीजों की कुल संख्या 2,53,175 हो गई है। मध्य प्रदेश में आज से यात्री बसें सामान्य रूप से संचालित होगी। कोरोना महामारी के कारण मध्य प्रदेश में बसों का संचालन 26 मार्च से रोक दिया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक ने प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को ऋण देने के दिशा निर्देश में संशोधन किया है। बैंक ने कहा है कि प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को ऋण सुविधा देने के मामले में क्षेत्रीय विषमताएं दूर करने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है। संशोधित दिशा निर्देशों में उन जिलों को वरीयता दी जाएगी जहां प्राथमिकता क्षेत्र ऋण का प्रवाह अपेक्षाकृत कम है। प्राथमिकता क्षेत्र का ऋण उन ऋणों को कहा जाता है जहां बैंकों को समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को कर्ज की सुविधा प्रदान करनी होती है। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि छोटे और सीमांत किसानों और कमजोर वर्गों के लिए ऋण में चरणबद्ध रूप से वृद्धि की जा रही है। बैंक ने कहा कि संशोधित दिशा निर्देशों में नवीकरणीय ऊर्जा और आयुष्मान भारत समेत स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे के लिए ऋण दुगना किया गया है। और आज शिक्षक दिवस है। महान शिक्षाविद और देश के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर यह दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इस अवसर पर वर्चुअल माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगे।
शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और शिक्षा राज्य मंत्री संजय धोत्रे भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। शिक्षक दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली में 47 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। कोरोना महामारी के कारण इस साल समारोह ऑनलाइन आयोजित किया जा रहा है। शिक्षक दिवस पर देश भर के शिक्षकों को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शुभकामनाएं दी। अपने संदेश में कोविंद ने कहा कि डॉक्टर राधाकृष्णन विख्यात दार्शनिक भी थे और उन्होंने कहा था कि शिक्षक ऐसा व्यक्ति है जो न केवल शिक्षा प्रदान करता है बल्कि छात्रों में नैतिक मूल्यों का भी संचार करता है। राष्ट्रपति ने कहा, एक शिक्षक पूरी लगन और मेहनत के साथ छात्रों को अपनी संस्कृति की विरासत समझने में मदद करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षक दिवस पर अध्यापकों को बधाई दी है। एक ट्वीट में मोदी ने कहा कि देश परिश्रमी शिक्षकों के योगदान के लिए उनका कृतज्ञ है। शिक्षक दिवस के अवसर पर आज फिल्म प्रभाग डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन पर एक वृत्त चित्र प्रदर्शित करेगा। सर्वपल्ली राधाकृष्णन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नाम की लघु फिल्म 1966 में बनाई गई थी। जर्मनी हिंद प्रशांत क्षेत्र क्लब में शामिल हो गया है। व्यापार मार्गों को आक्रामक चीन से सुरक्षित रखने के लिए यह कदम उठाया गया है। जर्मनी ने हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए अपनी रणनीति औपचारिक रूप से अपनाई है। इस संबंध में 40 पृष्ठों के दिशा निर्देशों का प्रारूप तैयार कर दिया गया है। इस रणनीति से हिंद प्रशांत क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को दिशा देने में जर्मनी सक्रिय योगदान कर सकेगा और जापान सरकार चीन छोड़कर अपना विनिर्माण कारोबार भारत, बांग्लादेश और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों यानी आसियान में स्थापित करने की इच्छुक जापानी कंपनियों को सब्सिडी देगा। चीन से कोविड-19 की शुरुआत होने के बाद वैश्विक आपूर्ति व्यवस्था में आई बाधा को देखते हुए जापान सरकार ने यह निर्णय लिया है। अब कई देश चीन छोड़ने अथवा व्यापार या खरीदारी के मामले में चीन पर अपनी निर्भरता कम करने पर विचार कर रहे हैं। बिहार सरकार ने राज्य के 16 जिलों में बाढ़ के प्रभाव से निपटने के लिए केंद्र से 3,328 करोड़ रुपयों की सहायता मांगी है। मुख्य सचिव दीपक कुमार ने कहा कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में इस समय पानी फैला हुआ है। हालात सामान्य होने के बाद पूरा ब्यौरा केंद्र को भेज दिया जाएगा। केंद्रीय टीम अपनी रिपोर्ट गृह मंत्रालय को देगी और वित्त मंत्रालय की सहमति के बाद बिहार को केंद्रीय सहायता मिलेगी। 5,50,000 से अधिक लोगों को अब तक सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है। और ये थे अब तक के मुख्य समाचार। हमारे YouTube चैनल से जुड़ने के लिए ZATV को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नीचे दिए गए बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें। आज का न्यूज सेगमेंट आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही इसे शेयर भी करें। और अभी दीजिए मुझे इजाजत। कल होंगे रूबरू इसी समय पे आप सभी के साथ। बाकी और खबरों से जुड़ने के लिए लॉगिन करें हमारी वेबसाइट www.zatvnews.com। नमस्कार।